नमस्कार दोस्तों, कायल हिंदी एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने बात की थी या पिछले जो वीडियो बनाया था पिछला पार्ट 6, उसमें हमने बात की थी व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में, और उससे पहले हमने स्वरों के बारे में देखा था। तो स्वर और व्यंजनों का सामान्य परिचय हमने कर लिया था। तो कल हमने बात की थी व्यंजनों के बारे में, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं या उनको अध्ययन की सरलता हेतु कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उनको हमने बांटा था 3 भागों में, स्पर्शी व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। इन 33 व्यंजनों को हमने बांटा था। और आज हम जो अपना वर्ण विचार में जो स्वरों का था वर्गीकरण, उसमें हमने एक की बात कर ली थी। हमने स्वरों के बारे में और व्यंजनों के बारे में, दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली थी। अब हम उनका विभाजन करेंगे कि किस किस आधार पर उनका विभाजन होता है। हमने स्वरों का विभाजन किया था मात्रा काल के आधार पर, कि मात्रा काल बोलने में जितना समय लगता है, हमने बात की थी उसके बारे में। तो ह्रस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 जो मात्रा काल के आधार पर है, हमने बात की थी इनके बारे में। अब आगे हम देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण में एक आता अपना उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर देखिए, आपने मात्रा काल के आधार पर बात कर ली थी। पहला था स्वरों का वर्गीकरण में स्वरों का वर्गीकरण, इसमें हमने एक की बात की थी मात्रा काल के आधार पर। जो सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दी थी मात्रा काल के आधार पर। और दूसरा है उच्चारण के आधार पर। दूसरा के लिए था हमने उच्चारण के आधार पर। अब तीसरा जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। और चौथी बात है अपने ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। और पांचवा आता अपना मुख आकृति के आधार पर। तो दोस्तों, ये स्वरों के जो वर्गीकरण के होते हैं आधार, इन पर हम बात करेंगे आज। पहला हमने कर ली थी बात मात्रा काल के आधार पर, कि मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, दीर्घ और ह्रस्व। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। फिर आता है उच्चारण के आधार पर। अब उच्चारण के आधार पर 2 भेद होते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। अब इनके बारे में हम बात करेंगे मात्रा का उच्चारण के आधार पर। तो देखिए, यहां मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, उच्चारण के आधार पर। इनको नोट कर लीजिए आप। फिर तीसरा जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। उच्चारण के आधार दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, ओष्ठ गोलाई के आधार पर। और पांचवा है फिर मुखाकृति। ये 5 आधार लिए हमने, इनके बारे में हम बात करेंगे। एक के बारे में हमने कर ली थी, अब इनके बारे में हम बात करेंगे।
उच्चारण के आधार पर। तो हमने मात्रा काल के आधार पर कल बात कर ली थी कि मात्रा काल के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं। तो मात्रा काल के आधार पर हमने देखा दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, ये बात कर ली थी हमने। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। जान गए आप कि दो जो ह्रस्व स्वर होते हैं या मूल स्वर होते हैं उनसे मिलकर दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। तो अब देखते हैं हम और अयोगवा के बारे में बात कर ली थी हमने कल। अंग अ है और एक होता है विसर्ग भी होता है इसमें अयोगवा में। तो उच्चारण के आधार पर देखिए अनुनासिक और निज अनुनासिक। दूसरा है उच्चारण के आधार पर, इसके होते हैं दो भेद। दो भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अनुनासिक, दूसरा होता है निरनुनासिक। निरनुनासिक या इसको बोलते हैं अनुनासिक, अनुनासिक। अब ये दोस्तों देखिए अनुनासिक जो नासिका से बोले जाते हैं। अब निर अनुनासिक इसका अर्थ होता है निर प्लस अनुनासिक, निर प्लस अनुनासिक। और इसका संधि विच्छेद होता है अन प्लस अनुनासिक। अनुनासिक का सीधा सा अर्थ जो अपने जो प्राणवायु निकलती है, जो हवा फेफड़ों से निकलती है, वो मुख के साथ साथ अपनी नासिका से भी बाहर आए तो वो हो जाते हैं अनुनासिक। और मुख, सिर्फ मुख से अपनी जो प्राणवायु है या श्वास जो फेफड़ों से जो हवा निकलती है शब्द बोलते समय, वर्ण बोलते समय, वो अगर सीधी आ जाए मुख से ही बाहर निकले तो उसे क्या कह देते हैं? निर अनुनासिक। यहाँ देखिए निर का मतलब ही रहित होता है, अन का मतलब ही क्या होता है? रहित। अर्थात अनुनासिक रहित यानी नासिका से नहीं बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं? निज अनुनासिक। और नासिका से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है तो उसे क्या कह देते हैं हम? अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक स्वर कह देते हैं। देखिए परिभाषा अनुनासिक देख लेते हैं पहले हम। अनुनासिक जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय श्वास वायु या जिसको हम बोलते हैं प्राणवायु, श्वास वायु मुख के साथ नासिका से भी बाहर निकले वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अर्थात हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल दूं ए तो सीधी मुख से आ रही है, बोल दूं ए या अंग तो क्या नासिका से भी हवा बाहर आ रही है। तो जब नासिका से बाहर आते हैं तो उसे क्या कह देते हैं हम? अनुनासिक कह देते हैं। अब अनुनासिक वर्णों को कैसे दर्शाया जाता है? देखिए जैसे मैंने लिख रहा हूँ ए, तो इस पर या तो अनुस्वार लगा देंगे हम या फिर लगा देंगे चंद्र बिंदु। इन्हें क्या कह देंगे हम? अनुस्वार। और ये जो अनुस्वार और चंद्र बिंदु होते हैं उन्हें क्या कह देते हैं हम? जो बोलते समय हवा हमारे नाक से भी बाहर निकल रही है मुख के साथ साथ तो वो उनको क्या कह देते हैं हम?
अनुनासिक स्वर कह देते हैं। वैसे कोई स्वर अनुनासिक नहीं होता और वैसे सभी स्वर अनुनासिक होते हैं, उनको बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों मात्रा कैसे लगाते हैं इनकी। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो जिनके ऊपर जैसे ए, आ, ई, उ और ई को छोड़ रहा हूँ मैं, ए, ऐ, ओ और ओ। अब कैसे लगाते हैं, जैसे इनके ऊपर खड़ी पाई होगी वहां पर तो ये चंद्र बिंदु ये लगाएगा, अनुस्वार लगाया जाएगा और इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं हम, क्योंकि इनके ऊपर मात्राएं नहीं होती है। इस प्रकार से ये मात्रा लगाते हैं हम। तो ये क्या हो गए, अनुनासिक स्वर हो गए अपने। अब निजनुनासिक क्या होते हैं, जिनको अब इसी में देख लीजिए आप, जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के साथ नासिका, तो सिर्फ वहां पर हो जाएगा, सिर्फ मुख से बाहर निकले वो क्या हो जाते हैं, निज अनुनासिक कहलाते हैं। तो ये बात होगी अपने अनुनासिक और निज अनुनासिक स्वरों के बारे में। अब जिस स्वर का उच्चारण करने पर श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकले तो उसे क्या कह देते हैं हम, निज अनुनासिक और कह देते हैं। और सभी स्वर क्या होते हैं, निज अनुनासिक होते हैं, इनको अनुनासिक बनाना पड़ता है। तो देखिए दोस्त इसके बारे में बताऊं थोड़ा सा आपको मैं, ये इनमें क्या होता है, इसे बोलते हैं हम अनुस्वार और इसे बोलते हैं हम चंद्र बिंदु। ये कहाँ लगता है, जैसे मैं बताऊं आपको, मैं बोलता हूं एक हंस और इसमें बोलता हूं हंस, इसका उच्चारण कैसे होता है, ये हंस और ये हंस, ये तो एक क्रिया है जो हम हंसते हैं और ये है एक पक्षी का नाम। जैसे हंस, नय की थोड़ी सी ज़्यादा ध्वनि नाक से बाहर निकलती है, हम नय बोलते हैं तो नय की ज़्यादा जो प्राणवायु अधिकतर कहाँ से निकलती है, नाक से। हंस ऐसे बोलते हैं तो यहाँ पर नाक से ज़्यादा, नासिका से ज़्यादा ध्वनि बाहर आ रही, ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा हवा बाहर आ रही, ज़्यादा प्राणवायु बाहर आ रही है नासिका से इसमें, लेकिन इसमें कम आती है। मगर तो हंस तो थोड़ी कम आती है इसमें, इससे ज़्यादा आती है। ये इनमें फर्क होता है अनुस्वार और चंद्रबिंदु में। तो देखिए आगे दूसरा प्रकार देखते हैं, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दो हमने देख लिए, एक तो उच्चारण काल के या मात्रा काल के आधार पर देख लिया और एक उच्चारण के आधार पर, और तीसरा है जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए जीवा की क्रियाशीलता, अपनी जीभ है वो जिस तरह से मुंह में ऊपर नीचे होती है, अर्थात जैसे जैसे हम बोलते हैं, तो जैसे मैंने बोला कह तो थोड़ी बहुत इधर उधर हुई, या चह जो जैसे जैसे हिलती है, जैसे जैसे ऊपर नीचे होती है, उसके आधार पर हम इनका विभाजन करते हैं। इस आधार पर 3 प्रकार के माने जाते हैं स्वर। कितने प्रकार के होते हैं इस आधार पर, 3 प्रकार के। जैसे जीभ का जो हिस्सा होता है, एक तो अग्र और मध्य और पश्च, कहाँ से जीभ की क्रियाशीलता रहती है उसी आधार पर इसको मान लिया जाता है। 3 आधार इसके माने जाते हैं, जैसे अग्र, मध्य और पश्च 3 होते हैं। 3 आधार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अब ये अग्र स्वर, मध्य स्वर और तीसरा होता है अपना पश्च। जीभ की जो क्रियाशीलता है, स्वरों के बारे में बात करें, 11 स्वर कहां से बोले जाते हैं, तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार होते हैं। अगर जीभ का आगे का हिस्सा अपना सक्रिय रहेगा तो उसको बोल देंगे अग्र स्वर, अगर मध्य का रहेगा तो मध्य स्वर, और पश्च जो गले में यहां से जीभ निकलती है तो पीछे का रहेगा तो उसे क्या बोल देंगे हम, पश्च स्वर बोल देते हैं। अब देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है उन्हें क्या कह देते हैं हम, अग्र स्वर कह देते हैं। पहला देखिए अग्र स्वर,
जिन स्वरों को बोलने में या जिन स्वरों का उच्चारण करने में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहे वे अग्र स्वर कहलाते हैं। दोस्तों हिंदी में बताऊं आपको मैं एक चीज़, जैसे हम बोलते हैं, मैंने कहा अभी अग्र स्वर, तो अग्र का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आगे होता है, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अग्र है, मध्य है, पश्च है। तो परिभाषा को शब्दों को देखिए आप कि किस तरह से शब्द ये बन रहे, उसी तरह से उनकी परिभाषा होगी। मैंने बोला अनुनासिक, तो अनुनासिक जो नासिका से बोले जाते हैं वे होते हैं, और फिर लिख दिया हम निरअनुनासिक या अनुनासिक। तो शब्दों को समझिए आप, शब्दों को समझते ही आपको परिभाषा ध्यान में आ जाएगी। आप रटेंगे तो काम नहीं चलेगा, शब्दों को समझ लीजिए आप। मैंने बोला अग्र मध्य पश्च, तो जीवा जी क्रियाशीलता के आधार पर जीव की क्रिया कैसे होती है, आगे से होती है, पीछे से होती है, बीच में से होती है, उसके आधार पर ये समझिए आप। देखिए जीवा जी क्रियाशीलता के आधार, जीव अब जो भी स्वर बोलते हैं, जो भी वर्ण, जो भी हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जीव तो निश्चित रूप से आवाज निकालेगी, जीव से ही आवाज हमारी निकलती है। तो जीव की जो क्रिया होती है कहां से हो रही है, उसके आधार पर इन स्वरों का वर्गीकरण होता है। अब आप खुद बोल के देख सकते हैं, देखिए ए पीछे जा रहा है, आ बीच में आ रहा है, आ ई, अब देखिए ई में आगे आ रहा है थोड़ा सा, तो ई, अब ऊ देखिए पीछे जा रहा है, ओ ए में वापस जीव की जो क्रियाशीलता है वो आगे आ गई। तो इसके कितने हो गए, ई और ऊ नहीं आ रहा है, ए आई ओ फिर पीछे चला गया, तो ई और ए ये चार इसके स्वर होते हैं। ई ए आई खुद बोल के देख लीजिए आप, जैसे ई ए की जगह से जो अग्रभाग है जीव का, वहां से ये स्वर उच्चरित हो रहे हैं। तो इस आधार पर कितने हो गए अपने पास में, 4 स्वर हो गए। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने हो गए, 4 स्वर हो गए। अब देखिए आगे मध्य स्वर, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर कौन सा, मध्य भाग के आधार पर क्रियाशील स्वर कौन से होते हैं। मध्य भाग में देखिए अग्र मध्य स्वर, मध्य स्वर यानी जिन स्वरों को बोलने में उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है। एक तो पश्च हो गया एकदम पिछला, और एक बीच वाला, जो बीच वाला भाग सक्रिय रहता है उसे क्या कह देते हैं हम, मध्य स्वर कह देते हैं। जैसे नाम से ही ये पता चलता है कि मध्य कौन सा होता है, तो मध्य भाग बोला जाता है। जैसे पश्च, जिन स्वरों को उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है वो कौन से जाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों को बोलने में जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है वे क्या कहलाते हैं, मध्य स्वर कहलाते हैं। और जिन स्वरों का जिन स्वरों को बोलते इसमें जीव का जो पीछे का भाग है, पश्च भाग है, वो सक्रिय रहता है उसे क्या कह देते हैं हम, पश्च स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही स्वर अपना ए में मध्य भाग सक्रिय रहता है। अब देखिए पश्च, अब बच्चे सारे कहाँ पर आ गए, पश्च स्वर में आ गए। तो कौन कौन से जगह, ये 4 तो ये हो गए, 5 ये हो गए। जैसे ए आ गया, ई आ गया, तो एक क्या कौन सा बच गया। अब इसकी परिभाषा वही है, जिन स्वरों को बोलने में जीवा का पश्च भाग सक्रिय रहता है वो कौन से हो जाएंगे, पश्च स्वर कहलाएंगे। तो बच्चे हुए हम इसमें लिख देंगे, ए आ गया, फिर बच गया कौन सा आ, फिर ई आ गया, फिर ऊ,
ऊ, फिर ए आ गया, फिर ओ और औ, ये आ जाएंगे इसमें। और एक और था सुनो गृहीत स्वर, वो था ओ, वो भी, उसकी भी हम चलो बाद में बात कर लेंगे। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो ये विदेशी भाषा का जो स्वर है, विदेशी स्वर बोलते हैं इसको, या गृहीत स्वर, स्वर जिसको बोलते हैं वो है ओ। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो इसमें ये होता है। ये स्वर भी अपने हिंदी में काम में लेने लग जाते हैं, लेने लग गए हैं, मतलब ये भी स्वर भी। तो देख आपका समझ में आ गया होगा अच्छी तरह एकदम से कि जीवाची क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। जिन स्वरों को जीभ की बोलते समय जीभ की जो आगे का हिस्सा वो क्रियाशील रहे, वो कौन से होते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। इसमें कौन से होते हैं, 4 स्वर आते हैं मात्र, ई ए ऐ। और मध्य भाग, जिसमें जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का जो मध्य भाग है वो सक्रिय रहे, वो कौन से कहलाते हैं, मध्य स्वर कहलाते हैं। और पश्च स्वर, जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का जो पश्च भाग वो सक्रिय रहे, उन्हें क्या कह देते हैं, हम पश्च स्वर कह देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके चिंता समझ में आ गया होगा। तो आप एक चीज याद रख लीजिए, इसमें अग्र याद रख लेंगे तो फिर पीछे के याद हो जाएंगे। कैसे लिखोगे आप, अग्र में ई ए ऐ, और बीच में कौन सा आ जाएगा, ए। बाकी बच्चे कौन से हो गए, पश्च हो गए। अब देखिए आगे आता अपना ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठों की गोलाई का आधार, जैसे हम बोलते हैं तो ओष्ठों की गोलाई होती है, कभी तो ओष्ठ गोल होते हैं, कभी ऐसे होते हैं। तो इनका एक तो होते हैं वृत्तमुखी यानी गोल, और एक अवृत्तमुखी। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर नंबर 4, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर 2 भेद होते हैं इसके, वृत्तमुखी और दूसरा होता है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी 2 होते हैं, या इनको बोलते हैं वृत्ताकार या अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि इनके उच्चारण के आधार पर ही, या मान लीजिए अब मैंने लिखा वृत्त आपको पता है गोल होता है, गोल होता है वृत्त। तो वृत्तमुखी, जैसे जिनको बोलने में होठ वो गोल हो जाएं वो कौन से हो जाएंगे, वृत्तमुखी, और जिनको बोलने में गोल नहीं होंगे वो अवृत्तमुखी हो जाएंगे। तो मैंने कहा आपको परिभाषा इनको समझिए, शब्दों को आप समझिए कि कहना क्या चाहता है। ऐसे परिभाषा करते जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हिंदी में क्या होता है, शब्दों को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल सा हो जाता है, ऐसे स्वरों को वृत्ताकार स्वर कहते हैं। पहला देखिए वृत्ताकार या वृत्तमुखी, परिभाषा देखिए इसकी। जिन स्वरों को बोलने में होठों का आकार, ये होठों के आधार पर ही है, होठों का या ओष्ठों का, तत्सम शब्द है ओष्ठों, और होठ हो गया तद्भव। ओष्ठों का आकार गोल सा हो जाता है, वे स्वर वृत्ताकार या वृत्तमुखी या
वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं आप बोल के देख लीजिए कि ए नहीं गोलवा होठ, आ नहीं वा, ई नहीं वा, फिर दीर्घ ई नहीं वा, फिर बोला हमने ऊ। अब देखिए होठ ऊ तो देख लीजिए कितने हो गए ऊ। फिर आगे देखिए ऊ ए नहीं वा गोल, ए आई नहीं वा, ओ। अब देखिए ओ औ हो गया गोल होठ। तो यहां पर देखिए आवे ओ और औ। ये चार कौन से हो गए? वृत्ताकार हो गए। अब अवृत्ताकार, अवृत्ताकार जो बच गए वो वृत्ताकार हो जाए। कैसे हो जाएंगे? जिन स्वरों को बोलने में ओष्ठों का आकार गोल नहीं होता है वो कौन से हो जाएंगे? अवृत्ताकार। अब जो बच गए वो अवृत्ताकार हो जाएंगे। और वृत्ताकार कौन से हो गए? मात्र चार। आप सिर्फ बोल के देख लीजिए कि वृत्त जैसा मुंह होता है या होठ होते हैं या नहीं होते। अगर होते हैं तो वो कौन सी श्रेणी में आएंगे? स्वर वृत्ताकार श्रेणी में आ जाएंगे। अब बाकी जो बच गए कौन कौन से हो गए? देखें यहां पर ए, आ, ई ऊ इसमें आ गया, फिर ए, आई और ओ औ इसमें आ गया। तो बाकी जो सात बच गए ये क्या कौन से हो गए? छह बच गए। हम री को नहीं काउंट कर रहे हैं यहां पर, वो संस्कृत का स्वतत्सम स्वर है। तो ये छह कौन से हो गए? अवृत्ताकार हो गए। अब देखिए अगला है मुखाकृति के आधार पर। ये समझ में आ गया होगा आपके कि वृत्ताकार कौन से होते हैं, अवृत्ताकार कौन से होते हैं। जो मुख के आधार पर, जो मुख जिनको बोलने में गोल सा हो जाता है वो हो जाते हैं वृत्ताकार, और गोल सा नहीं होता वो कौन से हो जाते हैं? अवृत्ताकार। आप तो सिर्फ जो शब्दावली होती है, शब्दावली के ऊपर अगर ध्यान दे लेंगे, उनका अर्थ निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सिर्फ देख लीजिए इनको, शब्दों को समझिए। आप शब्दों को समझ के करोगे तो बहुत ही आसानी होगी आपकी। अब देखिए मुख्य आकृति के आधार पर। अब मुख्य आकृति जैसे कईयों में तो हम बोलते हैं मुख्य आकृति ऐसे 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 होती है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। जैसे संवृत है, अर्ध संवृत है, विवृत है, अर्ध विवृत है। यानी मुख कितना खुलता है इसमें, कईयों में तो इतना सा खुलता है, फिर इतना इतना, जैसे जैसे खुलता है मुख उसके आधार पर ये इनका वर्गीकरण किया गया है। मुखाकृति के आधार पर, इस आधार पर हमने चार भेद किए इनके। एक तो था विवृत जिसमें मुख बहुत ज्यादा खुलता है, एक होता अर्ध विवृत उसमें उससे कम खुलता है, एक होता अर्ध संवृत जिसमें और कम खुलता है, और एक होता संवृत जिसमें मुख न के बराबर खुलता है। इस आधार पर हमने स्वरों के भेद किए हैं। तो देखिए इस आधार पर स्वर चार प्रकार के माने जाते हैं। मुख कितना खुलता है उसके आधार पर हमने भेद किए हैं। पहले देखिए संवृत यानी मुख थोड़ा सा खुलता है, मुख का न के बराबर खुलना संवृत। पहला इसमें उपभेद है संवृत। संवृत मुख का न के बराबर खुलना, न के बराबर खुलना यानी थोड़ा सा मुख खुलता है इसमें, वो कौन से हो जाते हैं? संवृत स्वर हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ज्यादा खुल रहा है, आ फिर ज्यादा खुल रहा है, फिर देखिए ई थोड़ा सा खुल रहा है, ई ऊ थोड़ा थोड़ा खुल रहा है इनमें। अब देखिए फिर आगे चार होगी, फिर आगे देखिए आप ओ ज्यादा खुल रहा है, औ इसमें भी ज्यादा खुल रहा है। तो ये चार क्या हो गए? संवृत स्वर हो गए। कौन कौन संख्या में कितने हैं? चार है। ई थोड़ा सा खुल रहा है, ई फिर दीर्घ ई फिर ऊ और ऊ, ये संख्या में चार है संवृत स्वर। मुख का न के बराबर खुलना, इनमें मुख थोड़ा सा ही खुलता है, जैसे ई
ई ऊ थोड़ा सा खुलता है। अब अर्ध समृत स्वर, मुख का समृत से थोड़ा ज्यादा खुलना, अर्ध समृत स्वर, मुख का समृत से थोड़ा ज्यादा खुलना, थोड़ा ज्यादा खुलना। अब इससे थोड़ा सा ज्यादा खुलता है मुख, जैसे हमने बोला था ना, इसे समृद्ध में थोड़ा कम खुलता है, बिल्कुल ही न के बराबर खुलता है। और इसमें देखिए ए ज्यादा खुल रहा है, आ ज्यादा खुल रहा है, फिर ई ऊ हो ही गए। फिर देखिए ओ और औ आते हैं, तो फिर देखिए ए और ओ, ए आई में ज्यादा हो गया, आई, फिर ओ कम हो गया, औ में ज्यादा हो गया। तो ए और ओ दो सुर होते हैं इसमें, ए और ओ, इनमें इससे थोड़ा सा ज्यादा खुल रहा है मुख में से। मुख जो थोड़ा सा इनमें कम खुला, इसमें थोड़ा सा इतना सा खुला, फिर इतना सा, थोड़ा सा ज्यादा खुल रहा है इसमें। अब देखिए विवृत स्वर, इसमें मुख पूरा का पूरा खुल जाता है, से मुख का बहुत अधिक खुलना। तीसरा है विवृत स्वर, विवृत स्वर, मुख का बहुत अधिक, मुख का बहुत खुलना, यानी इनसे ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा मुख खुल जाता है। मुख का बहुत खुलना या बहुत अधिक खुलना कौन से होते हैं? जैसे हम बोलेंगे ए कम खुल रहा है, आ बोलते देखो पूरा खुल गया, तो इसमें कौन सा आएगा? आ। अब बाकी आ गया अपने 4 नंबर पे विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। अब देखिए अर्ध विवृत में मुख का विवृत से थोड़ा कम खुलना, मुख का विवृत से थोड़ा कम खुलना। अब ये जो बचे हुए हैं वो इसमें आ जाएंगे, इसमें थोड़ा सा खुलता है। जैसे कौन सा बच गया? 4 5 6 7 हो गए, अपने पास बच गए 3। ए बच गया, आ गया, ई ऊ ए, और एक बच गया ऐ और ओ। ये मुख का विपरीत से थोड़ा सा कम खुलता है। ये हो गए अपने स्वरों के भेद, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का अपना खत्म होता है चैप्टर। और अब हम कल करेंगे बात व्यंजनों के बारे में। व्यंजनों का सामान्य परिचय मैंने आपको दे दिया। अब व्यंजनों के स्वरों के बारे में थोड़ी सी बात मैंने बता दी थी आपको कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र किया जाता है और व्यंजनों का स्वतंत्र नहीं किया जाता है। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। और सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और एक बात नोट करना, नई चीज कौन सी है वो, कि सभी स्वर क्या होते हैं? अक्षरिक होते हैं। जो अक्षर होते हैं उनमें आते हैं, जबकि वर्ण होते हैं, वर्णों में व्यंजन है वो नहीं आते, जैसे अक्षरों में लिखे जा सकते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं, और सभी स्वर क्या होते हैं? अक्षरिक होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, इंतजार करिए। आज हमने स्वरों के बारे में, स्वरों के वर्गीकरण के बारे में हमने बात की है। आपको वीडियो कैसा लगा देखिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और इससे जो पीछे वाला वीडियो है पार्ट नंबर 6, उसका मैं लिंक इसमें नीचे दे दूंगा, तो आप उसको जाकर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।